Hello everyone, how are you? In this video, we are going to solve sample paper class 12 mathematics. ओके स्टूडेंट, आप सब लोग आ जाइए फटाफट लाइव पर आ जाइए। यस, तो स्टूडेंट देखिए, इसके पहले की वीडियो में जो हमने सैम्पल पेपर फर्स्ट लिया है प्रैक्टिस सेट का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 31 तक के क्वेश्चन को हमने अपलोड कर दिया है और उसको अच्छे से आपको समझा दिया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी क्वेश्चन को देख करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कर लीजिए। और आज इस वीडियो में हम सेक्शन डी के क्वेश्चन करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा। अच्छे से फोकस करने के बाद फिर इसमें ये भी देखा जाए कितने स्टेप तक क्वेश्चन को किया जाए, जिससे टाइम मैनेज करते हुए सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स एज आर इज इक्वल टू दी विदिन करली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग आर एंड ए माइनस बी प्लस अंडर रूट 3 बिलोंग एस। अब यस क्या है? वेयर एस इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। एस हमारा जो है ऑल इरेशनल नंबर का एक क्या है? सेट है। ठीक है, एक सेट है। तो यहाँ पर हमें यही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। ओके, तो और एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स में और आर करके भी है। तो एग्जाम में मान लीजिए 2 क्वेश्चन जो आया है उसमें से जो इजी होगा और इजी में हमारा सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, और जो इजी लगेगा मींस दैट वही क्वेश्चन आपको करना है। ऐसा नहीं कि जो है हम उसमें देखें तो तुरंत स्टार्ट कर दें, जो पहला पार्ट है वही कर दें, ऐसा नहीं। दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए उसमें कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हो, इजी है आपके लिए, प्रिपरेशन अच्छी है इस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को आपको करिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको एग्जाम में। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो रिलेशन दिया है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा रिलेशन गिवन है, इट इज गिवन दैट आर इज इक्वल टू दी ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग आर, आर मीन्स यहाँ रियल नंबर है, ए बी बिलोंग रियल नंबर एंड ए माइनस बी प्लस अंडर रूट 3 बिलोंग इन एस। और यस क्या है? एस इज द सेट ऑफ, तो यहाँ एस इज द क्या है? वेयर यस इज द सेट ऑफ all irrational numbers, all irrational numbers। यस, ये हमारा ऑल इरेशनल नंबर का एक क्या है? सेट है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आप लिख दीजिए रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिविटी लिखिए या रिफ्लेक्सिव लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी चाहे जो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इटसेल्फ किसी एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ सपोज कर ले रहे हैं लेट स्मॉल ए बिलोंग आर। ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग आर हम ये ले रहे हैं, और इससे हम रिफ्लेक्सिव इस कंडीशन में रख करके इसमें चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर अब देखिए इसका मतलब होना क्या चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए ए और ए बिलोंग इन आर, मतलब ऐसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो जरा चेक करके देख लीजिए क्या ये हमारा कंडीशन होल्ड करता है कि नहीं। यहाँ लिखिए ए माइनस ए, यहाँ ए और बी दोनों है, मान लीजिए वही सेम नंबर है, और प्लस कितना है? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू दी, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 3। और यदि अंडर रूट 3 आ गया तो हम यहाँ से कि ये हमारा जो है एस में बिलोंग कर रहा है, अंडर रूट 3 बिलोंग इन एस। ठीक है, अंडर रूट 3 बिलोंग एस मीन्स ई क्या है? एक ऑल इरेशनल नंबर का एक सेट है। तो इरेशनल नंबर, इसका मतलब इसमें हमारा एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव। बट एक चीज का और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, यदि रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, मान लीजिए 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 लेंगे तो 1 - 1 ये भी आ जाएगा, अंडर रूट 3 ही आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी इरेशनल है।
और आप यदि आप ले रहे हो, मान लेते हैं 2 ले रहे हो या कोई अदर नंबर लीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव स्वयं पर देखा जाता है, अपने आप पर ही चेक करना पड़ता है, उसी एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता है। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बोथ नंबर यहाँ सेम होता है। यदि बोथ नंबर रिफ्लेक्सिव में सेम होता है तो दोनों कैंसिल आउट होकर के हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, मींस √3 बिलोंग एस, √3 बिलोंग एस, देन वी कैन से फॉर ऑल स्मॉल a रिलेटेड टू a, स्मॉल r रिलेटेड टू a, ठीक है, दैट इज r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो हम इसमें अब चेक करते हैं ट्रांसिटिव है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड हेडिंग लिखेंगे ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिसिटी जब चेक करेंगे तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमारा कंडीशन होता है इफ ए बिलोंग बी, हम सपोज करते हैं, देन बी बिलोंग ए होना चाहिए, ठीक है। यदि ए रिलेटेड है बी से तो क्या होना चाहिए, बी भी रिलेटेड ए से होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड करेगा तब तो जान लीजिए हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो एक काउंटर एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सपोज कर ले रहे हैं, लेट √3 कामा 1 बिलोंग ए और बी, √3 कामा 1 बिलोंग आर, ठीक है, √3 कामा 1 बिलोंग आर। तो इसमें अब देखिए इसको सेटिस्फाइड कराइए, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे इफ √3 कामा 1 बिलोंग आर। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कंडीशन में, देन हम कंडीशन में चेक करेंगे यहाँ रख करके हमारा ए की वैल्यू कितनी है, √3 है, और बी की वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे रिलेशन में, और क्या है, √3। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√3 -1, 2√3 -1 और 2√3 ये -1, ये पूरी क्वांटिटी हमारा कैसा है, पूरी क्वांटिटी जो है हमारा एस में बिलोंग कर रहा है, मीन्स दैट दिस इज द इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर है। बट इसका उल्टा आप चेक कर लो, फिर लिखेंगे बट वन डज नॉट रिलेटेड √3, लेकिन इसका उल्टा देखिए हमारा 1 √3 से जो है ये कोई इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, √3 है, √3 पहले से है, तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 1। अब 1 डज नॉट बिलोंग एस, 1 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, 1 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब √3 1 मीन्स √3 रिलेटेड टू 1, √3 जो है वैसे 1 से रिलेटेड है। बट इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा यदि आप देखेंगे 1 डज नॉट रिलेटेड टू 3, 1 तो हाँ हमारा जो है वो √3 से रिलेटेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन में हमारा क्या जा रहा है, इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, दिस मीन्स दैट वी कैन से R इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ हम लिख देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, दैट इज R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम लेकर के देख सकते हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने √3 1 लिया है, आप √3 कामा 2 ले लो, √3 कामा 5 ले लीजिए, ऐसे कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो उसको आप चेक करिए, यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी का ए से भी रिलेटेड होना कंपलसरी है, मस्ट है, तभी वो रिलेशन को होल्ड करता है, रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट इसका सी, ट्रांसिटिविटी कैसे चेक करेंगे, ट्रांसिटिव। तो इसमें अब हमें चेक करना है थर्ड ट्रांसिटिव, ठीक है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिविटी कैसे हम लोग चेक करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप उसको समझ लीजिए। ट्रांसिटिविटी देखिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ ए रिलेटेड बी होना चाहिए, एंड बी रिलेटेड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या ए जो है वो सी से रिलेटेड है कि नहीं है, ए जो है वो सी से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन हमारा होल्ड कर जाता है, जो हमारा रिलेशन दिया है, तब तो ये ट्रांसिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ये भी ट्रांसिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आइए काउंटर एग्जांपल इसमें लेकर के चेक कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू ले लेते हैं 1, बी इक्वल टू ले ले रहे हैं √2,
एंड सी इक्वल टू ले रहे हैं √3। ऐसे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये तीनों नंबर हमारे क्या है, ये तीनों नंबर जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो तीनों नंबर है तो यहाँ पर ये सब रेशनल नंबर है, इसका मतलब 1 √2 और √3 बिलोंग इन रियल नंबर। तो ये रियल नंबर के ही एलिमेंट है, हमने 3 एलिमेंट लिया। अब हम पहले ए बी को चेक करेंगे, ठीक है। पहले ए बी को चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1 √2, पहले इसको चेक करेंगे। जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे 1 माइनस कितना आएगा √2 प्लस 3 पहले से है, तो ये आपका क्या है 1 माइनस √3 बिलोंग इन एस। ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर कहेंगे दैट इज यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 रिलेटेड √2, ठीक है, 1 रिलेटेड √2। अब इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, ए बी तो हमारा हो गया। अब बी सी देखते हैं, ऐसे बी और सी का देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे एंड √2 कामा √3 बिलोंग आर इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ आप वैल्यू रखो, ठीक है। एक ही जगह पर क्या रखोगे, यहाँ पर अब की बार हमने ऑर्डर पेयर में क्या लिया √2 √3, यहाँ लिखेंगे √2 माइनस √3 प्लस √3 पहले से है, और √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये क्या मिलेगा आपको √2 मिलेगा। और √2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, इरेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर। तो ये भी हमारा कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और होल्ड करना भी चाहिए, क्योंकि ए रिलेटेड भी होना चाहिए और बी रिलेटेड क्या होना चाहिए, सी रिलेटेड होना चाहिए। तो अब हम अगली बार चेक करेंगे 1 क्या 3 से 1 ए का सी से रिलेटेड है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ आप देख लो बट 1 डज नॉट रिलेटेड टू 3 सिंस यहाँ रख करके देखिए, ये हमारा इसमें कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ √3 से √3 कट जा रहा है, √3 से √3 कट जा रहा है, ये सभी नंबर के लिए नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस √3 प्लस √3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। और 1 हमारा क्या है 1 डज नॉट बिलोंग एस। 1 जो है हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, 1 तो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। अगर 1 रेशनल नंबर है दैट मीन्स हम कह सकते हैं, यहाँ दैट मीन हम कह सकते हैं इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी बट ए डज नॉट रिलेटेड टू सी। ये हमारा सी से रिलेटेड नहीं होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग रियल नंबर, सभी ए बी सी बिलोंग रियल नंबर के लिए ये नहीं होगा, लेकिन कुछ नंबर के लिए हो भी सकता है। बट एक काउंटर एग्जांपल लेने पर अगर हमारा ये कंडीशन रॉन्ग है तो इसका मतलब सभी के लिए रॉन्ग होगा, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांसिटिव। तो हम लास्ट में इसमें लिख देंगे द रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव, तो हमारा ये रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम कंक्लूजन में यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में 1 √3 डज नॉट बिलोंग आर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग आर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा, कोई काउंटर एग्जाम्पल लेकर के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव आप चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका आर। जो आर पार्ट दिया है ये कैसे लगेगा इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो अगर आपका इसमें डोमेन नेचुरल है तो रेंज भी नेचुरल ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों मतलब डोमेन और कोडोमेन बोथ आर नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एंड इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा फंक्शन किस पे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए बी बिलोंग नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 बट नॉट ऑन 2, मतलब ए बी भी यहाँ हमारा क्या है नेचुरल नंबर ही है, तो ए बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये 1 है बट ऑन 2 नहीं है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन देखिए क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी ए एक्स प्लस बी, ये हमारा फंक्शन गिवन है। और यहाँ पर ये भी लिखा है ए बी बिलोंग इन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे 1 ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 पहले चेक कर लेते हैं, तो 1 चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, 1 चेक करिए आप।
तो 1 1 चेक करने के लिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 एलिमेंट सपोज कर लेते हैं यहाँ। लेट, यहाँ पर 2 एलिमेंट हम सपोज कर लेंगे। लेट x1 कामा x2 बिलोंग इन n, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फंक्शन में x1 पुट कर देते हैं, तो फंक्शन में हमारा f ऑफ x1 कितना मिलेगा, ax1 प्लस b मिलेगा, एंड f ऑफ x2 कितना आ जाएगा, f ऑफ x2 इज इक्वल टू दी ax2 प्लस b आएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं फार 1 1 का कंडीशन क्या होता है। फार 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने दोनों फंक्शन के यहाँ इक्वल कर दिया। जरा वैल्यू आप देखिए, वैल्यू आप पुट कर दो। f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, ax1 प्लस b है इज इक्वल टू दी, और इसकी वैल्यू है कितनी, ax2 प्लस b है, ax2 प्लस b है। यहाँ से b से b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको मिलेगा, ax1 इज इक्वल टू दी ax2 मिलेगा। अब यहाँ से a और a दोनों साइड से हट जाएगा, तो कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू दी x2, जो किसका कंडीशन है, 1 1 का, ठीक है। इसका मतलब 1 1 की मैपिंग है। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दिया है वो 1 1 की मैपिंग हो रहा है। यदि 1 1 की मैपिंग हो रहा है तो हमारा फंक्शन ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम सीधे लिख देंगे फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। 10 इफ f ऑफ x1 is equal to the f of x2, then we can say x1 is equal to the x2, x1 is equal to the x2 for all x1 x2 belong in natural number, that is this is 1 1, therefore it is 1 1, it is 1 1 1 1, ठीक है। तो हमारा फंक्शन एक ऐसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो पहला पार्ट हम यहाँ तक ऐसे प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं ऑन टू, ठीक है। अब ऑन टू देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए यहाँ पर अब ऑन टू चेक करेंगे, लिखिए ऑन टू, ठीक है। ऑन टू हेडिंग डालेंगे, ऑन टू अब चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया गया है, ये हमारा फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं। देखिए इसको प्रूव करने के कई तरीका है, इसको हम कई तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ए बी एक नेचुरल नंबर ले लिया, 1 1 या कोई नेचुरल नंबर ले लिया, तो फिर एक्स को चेक कर लेते हैं y की वैल्यू को डोमेन में लेकर के, ठीक है। बट यहाँ पर जो है हम सपोज कर ले रहे हैं हमारा x जो है एक 1 है, ठीक है, x 1 है। थोड़ा लॉजिक यहाँ लगा देते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये नेचुरल से नेचुरल पर डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 1 है तो यहाँ f ऑफ 1 इज इक्वल टू दी क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू मिलेगा a प्लस b, ठीक है। f ऑफ 1 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ 1 हमारा क्या है, 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, और कह रहा है y भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, y भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो अगर y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि y जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से, y 1 से बिलोंग कर रहा है, या मीन्स y इक्वल टू 1 मान लेते हैं, y इक्वल टू 1 विच इज बिलोंग इन n। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। मैंने अभी सपोज किया है, इसको बाद में कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले y इक्वल टू 1 सपोज कर लो। तो y इक्वल टू 1 सपोज जब करोगे तो देखिए सभी ए बी रियल नंबर के लिए, मतलब ये नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन होल्ड करता है कि नहीं, ठीक है। सभी ए बी नेचुरल नंबर के लिए क्या एक कंडीशन होल्ड करता है कि नहीं, देन वी गेट आफ्टर पुटिंग y इक्वल टू 1, देन वी गेट, तो ये y इक्वल टू होता भी है, ये y इक्वल टू होता भी है फंक्शन हमारा जो दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू दी 1, a प्लस बी इज इक्वल टू दी 1 मिल जाएगा। अब यहीं पर हमको कंडीशन समझना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या ए बी की किसी वैल्यू के लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो ए बी की जरा आप सोचो, जरा इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिए कि ए बी की ऐसी कोई वैल्यू नेचुरल नंबर है। वैल्यू तो ऐसी बहुत हो सकती है जो जिसको सम करने पर होना है, बट वो नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन में हमारा क्या रखा है, ए बी हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ए बी बिलोंग इन कैपिटल एन, ए बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या ए बी की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका सम करने पर 1 आ जाए? नो, आपको तो नहीं लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि 1/2 करने पर तो आ जाएगा, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर है ही नहीं है।
इसका मतलब ए बी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी which satisfied इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए बी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो यदि आपको सेटिस्फाइड कराना है तो यहाँ पर आप 1 मिनट कंसीडर कर लीजिए। आप यहाँ पे 1 मिनट कंसीडर करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कंसीडर करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कंसीडर करके आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लेट सपोज दैट, लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 0। अगर देखो सेटिस्फाइड कराना है तो मान लेता हूँ ए 0 ले लेता हूँ एंड बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1। अगर ए 0 ले लें और बी इक्वल टू 1 ले लें तो कंडीशन होल्ड कर जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये तो कर जाएगा बट ए इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर। इसका मतलब मैं इसको ले ही नहीं सकता। भाई कंडीशन तो होल्ड करने लगा बट ये चीज सही नहीं है ना, ये चीज सही नहीं है क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड इफ हम सपोज कर ले रहे हैं हमारा ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कंडीशन तभी सेटिस्फाइड करेगा। बट यहाँ फिर हम बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, बट बी इक्वल टू जो 0 है वो डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, ये भी हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर नहीं बिलोंग करेगा तो ए और बी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है ये हमारा वाई कभी एक आ ही नहीं सकता। ठीक है, वाई कभी एक आ ही नहीं सकता। वाई डज नॉट इज इक्वल टू दी 1, वाई हमारा एक इक्वल तो हो ही नहीं सकता। अगर वाई 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता, 1 कभी आ ही नहीं सकता कोडोमेन में। ठीक है, इसकी मैपिंग नहीं हो सकती। नेचुरल नंबर तो है बट इसका मैपिंग जो है वो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका हमारा जो है प्री इमेज, उसका इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, यहां से हम लोग लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, which is impossible for a, which is impossible for all a comma b belong natural number। ठीक है, which is impossible since yes impossible है, क्यों impossible है, since a b belong natural number। ठीक है, a b belong natural number, that is, यहाँ लिखेंगे that is not all y, that is यहाँ हम लिखेंगे not all y belong natural number। ठीक है, not all y belong natural number, not all y belong natural number will satisfied the condition, will satisfied the condition। ठीक है, तो y के सभी एलिमेंट के लिए ये हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है आपका, ये ऑन-टू नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 आ ही नहीं रहा है, 1 हमारा आ ही नहीं रहा है। ऐसे कुछ एलिमेंट और हैं जिसका जो है इसमें कोई इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, कोडोमेन में उसका हमारा कोई मैपिंग नहीं होगा। अगर ऐसे कुछ एलिमेंट हमारे छूट जा रहे हैं एलिमेंट तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट ऑन-टू। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छे से इसको बॉक्स कर देंगे थोड़ा, किस कंडीशन के लिए हमारा है। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे नॉट ऑल वाई बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन हमारा जो है ऑन टू नहीं होगा, कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नॉट ऑन टू। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी मेथड है प्रूव करने के,
जैसे हम y इक्वल टू, ये हमारा दिया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो भैया देखिए, मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन एग्जाम में आप को दिया जाता है, और हर साल देखिए पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, हर साल एक क्वेश्चन इसका आया है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जान लीजिए 100% पेपर में आउट है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आया है हम उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ फ्रैक्शन में है 2/x 3/y 10/z, ये सब फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 1/x इक्वल टू a b c, ऐसे कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा इजी वे में लग जाए। लेट 1/x को मान लेते हैं a, और 1/y को मान लेते हैं b, 1/z को मान लेते हैं c, ये हमारा abc हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड मिलेगा 4a माइनस 6b और प्लस 5c इज इक्वल टू 1। और अगला आ जाएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अब जो इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20, और यहाँ लिखेंगे x y z। ठीक है, एक्स वाई जेड, बट यहाँ एक्स वाई जेड तो हमने एबीसी कंसिडर कर दिया है, एबीसी लिख देते हैं। एबीसी इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना आ जाएगा 4 1 2, 4 1 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सपोज करेंगे ए है और ये क्या है एक्स है, और इज इक्वल टू दी यहाँ क्या है बी, ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। अब ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, दिस मीन्स दैट एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी, तो ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब इसी क्वेश्चन में हम वैल्यू ला करके पुट कर देंगे। ठीक है, और देखिए एडजॉइंट निकलता कैसे है, ये आपने फार्मूला भी पढ़ा है। ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं और देख लेते हैं हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। पहले यूनिक सोल्यूशन हम चेक करते हैं, मींस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी, यहाँ वैल्यू निकालिए, देखिए 2 3 10, और यहाँ कितना होगा 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ये है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना रहा है, सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, आप भी लगाइए। 2 लेंगे, इसका रो कॉलम लीव कर देंगे, तो आ जाएगा 120 और माइनस 45 माइनस 3, अगला माइनस में लेते हैं, अगला हम माइनस एक्सपेंड करते हैं, 3 लेंगे, इसका रो कॉलम लीव कर देंगे। जब रो कॉलम लीव करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -80 और -80 और -30, ये आ जाएगा। प्लस लास्ट वाला बताओ हमको, इसको 10 जब ले लेंगे, ठीक है, यहाँ 10 ले लेंगे, जब 10 से एक्सपेंड करेंगे, देखिए 10 से एक्सपेंड कर देंगे 36 और 36 आ जाएगा, यहाँ आएगा 36 प्लस 36, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ कितना आएगा 75 माइनस 3, यहाँ कितना आएगा -110 प्लस 10 इंटू यहाँ कितना आएगा 72। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 330 प्लस 720, इसको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना रहा है 0 5 0, यहाँ आएगा 7 10 11 12, तो यहाँ आ जाएगा कितना 1200, डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब हमारा ए इनवर्स जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन। ओके, इक्वेशन हमारा यूनिक सोल्यूशन रख रहा है। तो अब इसके बाद हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया है उसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो आइए कोफैक्टर देखते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे, फिर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33, ठीक है। तो आप भी निकालिए, देखिए कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से लगाइए। और यहाँ पर देखिए ये आड नंबर है, यहाँ इसका सम इवन है, प्लस में लिया जाएगा। ये आड नंबर को फैक्टर निकालते समय इस पर ध्यान रखते हैं ना, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब जहाँ यहाँ आड रहे तो वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ इवन रहे वहाँ प्लस आगे लगा के तब एक्सपेंड करना है, ठीक है। को फैक्टर ऐसे निकलता है, ठीक है। तो आप निकालिए, देखिए कितना रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको A11 तो आ जाएगा 120, 45 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 75 आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया कितना, 75 आ गया। अगला कितना आएगा, अगला देख लीजिए। अगला तो आप यही लिख दीजिए, क्योंकि इसी के जैसा आता है, यही जो यहाँ पर आया है ना, 75 प्लस 110 और 72, मतलब यही आता है, इसलिए हमारा टाइम यहाँ से थोड़ा बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 110, क्योंकि ये निगेटिव में है, निगेटिव यहाँ आया है, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 72। मतलब हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, यहाँ पर माइनस को ध्यान में रखते हुए यही वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाला है ना, ये वैल्यू 75 माइनस 110 और 72 डायरेक्ट यहीं पर रख देंगे, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, A21 आपका कितना आएगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा 110 और यहाँ आ जाएगा A23 इसको लीव कर देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। एक मिनट, ये A22 हमारा गलत आ रहा है, यहाँ इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, एक मिनट, माइनस आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस का 100। चलिए अब अगला आप बताइए, फटाफट बताइए, A31 कितना आएगा, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी, देखते हैं। 75, 30 और इसको लेंगे तो 24, माइनस का 24 ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 24, ठीक है। आप देखिए, आप भी चेक कर लीजिए, यही आ रहा है, यस। ठीक है, अब जब इतना आपने निकाल लिया है तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ जब नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे तो हम यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट यहाँ निकाल रहे हैं, अब एडजॉइंट यहाँ लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए देखिए, जो मैट्रिक्स हमारा बनता है उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स एक हम बनाते हैं वो फैक्टर निकालने के बाद, तो वहां के बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट यहाँ देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाए फिर ट्रांसपोज करें, ठीक है, टाइम टेकन है। तो डायरेक्ट यहाँ एडजॉइंट देखिए कैसे निकालते हैं, ये 75 है, ये आप लिख दीजिए पहले रो में, 110 है, क्योंकि ट्रांसपोज कर देंगे ना तो ये रो कॉलम में आ जाएगा, 110 और 72। अगला कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 100 और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगले लास्ट वाले रो में कितना, कॉलम में कितना हो जाएगा, 75 और यहाँ आ जाएगा आपका 30 और नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया है तो क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला हमने देखिए यहाँ ऊपर लिखा है पहले से, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 1200, 1 अपॉन 1200, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, वही लिख दीजिए, 75, 150, 75, 110, 100, 30, 72, 0, माइनस 24, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू इसकी निकालेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो x इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/1200
और यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू है 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0, -24। देखिए भैया क्वेश्चन तो लॉन्ग तो ही है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। और बी की वैल्यू क्या थी 4, 1, 2। और ध्यान से करना भी पड़ता है भैया। ये मान लीजिए अगर एक डिजिट कहीं हमारा बाय द वे गलती हो गया, कहीं एक डिजिट भी मिस्टेक हो गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ही गलत आ जाएगा और पूरा हमारा नंबर सब कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। पेपर सॉल्व करने के बाद लास्ट में इसको लगाइए, या तो स्टार्टिंग में ही इत्मीनान से इसको लगा लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/1200, चलिए इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। इसका रो लेंगे, इसका हम लोग रो लेंगे, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 75, 4 जा 300 आएगा 300, और फिर 157 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, और 75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। इसका रो इसका कॉलम। फिर सेकंड में देखिए 110 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 कितना आएगा 10, फिर इसमें करेंगे माइनस कितना आ जाएगा 100, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा +60। सेकंड रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेकंड रो का इस कॉलम में, फिर थर्ड रो का इसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ गया 8 और 288, और दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे +0 -48, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, ऐड करिए। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 600, यहाँ ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 500 -1 400, और यहाँ आ जाएगा 240, ठीक है 240, ये आ गया। अब एक मिनट, अब जब यहाँ पर ये आ गया, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू हमारा यहाँ कितना था, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, x की जो वैल्यू हमारा निकला था a b और कितना था c था, a b c हमने कंसीडर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है 1/5, ओके 1/5। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल लिया, हमने जो वैल्यू निकालना है a की वैल्यू कितनी आई 1/2, और 1/2 किसके इक्वल है 1/x के, ठीक है 1/x के, मीन्स दैट x इक्वल टू आपका कितना आ गया 2, ये आपका पहला आंसर है। सेकंड देखिए, सेकंड b इक्वल टू कितना होगा 1/2, अगर b इक्वल टू 1/2 होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा 1/y के इक्वल होगा, हमने 1/y के इक्वल सपोज किया है, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया, एक मिनट यहाँ 3 है तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। एंड लास्ट c इक्वल टू कितना आया है 1/5 इज इक्वल टू दी, ये किसके इक्वल है 1/z के इक्वल है, 1/z के इक्वल है। अगर ये 1/z के इक्वल है तो यहाँ से लिख लेंगे z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारा आ जाएगा z इक्वल टू 5, मीन्स दैट दिस इज योर आंसर, द वैल्यू ऑफ XYZ, x इक्वल टू है 2, y इक्वल टू है 3 और z इक्वल टू है 5, यही आपका क्या है सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बट इसको आप बहुत ध्यान से स्पीड बना करके करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर लेंगे, और जल्दी करेंगे, 5-7 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। अब हम 1 by 1 स्टेप समझा रहे हैं आपको, बट आप इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे अच्छे से ना, इस टाइप के क्वेश्चन का, तो एग्जाम में इजिली कर ले जाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आर करके ये पार्ट था, इसमें एक पार्ट और था आर करके, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ दिया गया है ए और बी, दो मैट्रिक्स दिया गया है, ये ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दिख रहा है, फाइंड ए बी एंड हेंस द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लिखा है वो दिख नहीं रहा है, तो क्लियर नहीं है, तो इसको देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। इक्वेशन जो हमारा दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 3 है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और आपका है यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 17 है, और यहाँ पे है y प्लस 2z इज इक्वल टू दी 7 है, ठीक है। ये है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z है, एक मिनट, प्लस 4z इक्वल टू 17 है,
प्लस 4z इक्वल 17 प्लस 4z इज इक्वल टू दी 17, ये है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। और एक और दिया है y प्लस 2z इज इक्वल टू दी 7, ये दिया है, ठीक है, y प्लस 2z इज इक्वल टू दी 7। फिर से मिलाइए, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 4z इक्वल टू 17, y प्लस 2z इक्वल टू 7। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू दी, ए की वैल्यू क्या है 1 -1 0 2 3 4 और ये है 0 1 2, ये है। और बी की वैल्यू कितनी है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ये है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करिए 1 बाई 1, कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए फटाफट। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 2 और प्लस 4 और यहाँ प्लस 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कितना आ जाएगा 2 -2 और प्लस 0। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करिए, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम में करिए इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें जब करेंगे तो आएगा -4 और प्लस 4 प्लस 0, ये आ जाएगा। चलिए अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, मतलब सेकंड रो लीजिए, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड रो से सभी कॉलम में, जैसे हमने यहाँ पर किया फर्स्ट में। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और माइनस कितना होगा 12 और प्लस 8। चलिए अगले में सेकंड कॉलम में करिए, तो यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ प्लस आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में करिए, 2 4 जा 8 -8, यहाँ आ जाएगा -12 और यहाँ आ जाएगा +20, ठीक है। अगला देखिए, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से 4 में करेंगे -4, 2 से 2 में करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। अगला करिए, इसमें सेकंड में 0 + 2 -2, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए 0 -4 + 10, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ 6 आएगा, ये 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ 6 आप कॉमन ले लीजिए, जब 6 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं 6i, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मान लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये 3/3 का है तो 3/3 लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6i के इक्वल हो जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल इसका 1 1 है। अब ये किसके इक्वल हमने निकाला है, ये ए बी के इक्वल निकाला है, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 6i, ठीक है। तो यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, जब ए इनवर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 और ए इनवर्स, तो आ जाएगा यहाँ पे जब ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/6b, 1/6b ये आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/6b। तो देखिए यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो b की वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू दी 1/6 और b की जो वैल्यू है वो है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ये है, ठीक है, ये है। इसको दे देते हैं, कोई इक्वेशन दे देते हैं, हो सकता है नीट पड़े आगे, ठीक है, एक इक्वेशन दे देते हैं। तो अब इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ध्यान से समझते रहिए। अब यहाँ से इसको हम जो है 1 मिनट, इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से इसको पूरा इरेज कर दे रहे हैं और जो है अब हम मैट्रिक्स मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लो भैया, ठीक है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओ। जब मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट द गिवन इक्वेशन रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 -1 और z की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, 3 है, z कितना है 4 है और यहाँ पर कितना होगा, ये 0 होगा और y की वैल्यू कितनी है 1 और z की वैल्यू कितनी है 2, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगला कितना होगा हमारा x y z होगा, यहाँ पर x y z ये हो गया इज इक्वल टू दी 3 17 और यहाँ कितना होगा 7, ठीक है। तो ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए
ए एक्स इक्वल टू बी, ये हमारा फॉर्म बन गया एक्स इक्वल टू बी, तो बी नहीं लिखेंगे यहाँ, हम लोग लिख ले रहे हैं सी, ए एक्स इक्वल टू सी फॉर्म, जो हमारा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म में है ए एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और सी तो हमारा डिफाइंड ही है, एक्स क्या है एक्स वाई जेड है, और सी क्या है हमारी ये वैल्यू 3, 17 और 7 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ए इनवर्स वहाँ निकाले 1/6 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने निकाला था, तो यहाँ से हम जो है एक्स ए इक्वल टू निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू या एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी, इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स सी, ए इनवर्स सी। अब हम पीछे ए इनवर्स सी निकाले थे, तो यहाँ से अब देखिए न्यू लाइन से, तो एक्स इक्वल टू हमारा है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, जरा ए इनवर्स की वैल्यू हमने क्या निकाला था, उसको जरा देख लीजिए, बताइए। 1/6 करके था ऐसे कुछ, 1/6, 2 -4, 2 -4 और था -4 2 -4 2 -4 और क्या था आपका 2 -1 5, 2 -1 5 ये था। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे किसकी, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हमारा कितना है, सी की वैल्यू है 3 17 7 ये है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/6, क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 जा 6, फर्स्ट इस रो का इस कॉलम में करेंगे, और प्लस कितना मिलेगा 34, और यहाँ कितना मिलेगा माइनस का 28। ठीक है, अगला देखिए सेकंड रो का इस कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा, और प्लस कितना होगा 34, और माइनस में कितना होगा 28। ठीक है, 28 आ गया। यहाँ देखिए इसका इस थर्ड रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और आएगा -17, और यहाँ आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 1/6, यहाँ आ जाएगा 12 -6, और यहाँ आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 12 -6 और 24। ठीक है, अब इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, जब 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना 2, और यहाँ आएगा -1, और यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स के, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स वाई जेड के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दी एक्स वाई जेड। ठीक है, हमारा एक्स वाई जेड रो में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 2, द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू दी -1, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू दी 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप भी करिएगा, जिससे कहीं पर कुछ मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, ये है आपका आंसर। ओके, आ गया समझ में अच्छे से, इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा एग्जाम में उतनी जल्दी आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 34, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, यहाँ देखिए दो कर्व दिया है, तो इन दोनों कर्व से जो एरिया हमारा इंक्लूड हो रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप कर्व ड्रा कर लो, कर्व इसमें ट्रेस करिए, दोनों एक कर्व है एक लाइन है, ट्रेस करने के बाद देखिए एरिया कौन सा इसमें इंक्लूड आ रहा है, तो वही रीजन हमको निकाल लेना है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 34 से है, इसको आप लगाइएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आता है, ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है, और हर बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 34 35 36 इधर के क्वेश्चन सब लॉन्ग है, तो इसलिए इसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप प्रैक्टिस और रिवीजन ऐसे करते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए जिससे, और क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए। सैम्पल पेपर PYQ आप लिए ही होंगे, उसको लगाते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे,
34 से। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।